कहते हैं कि अगर इमारत को बहुत ही बुलंद बनाना है तो उसकी नींव बहुत ही गहरी डालनी होगी। किसी समाज का निर्माण करना है तो चरित्र का निर्माण करना होगा, और चरित्र का निर्माण सही शिक्षा से होता है, सही संस्कार से होता है। और शिक्षा ही वो कड़ी है जो हमें रोशनी मशाल देती है। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा को कहा गया तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमस से जो प्रकाश की तरफ ले जाता हो। अंग्रेज़ों की जो शिक्षा आई, पाश्चात्य जो शिक्षा आई, उस कड़ी में आगे हम लोग बात कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक प्रसंग आता है जब उन्होंने कहा था कि पिछले 150 सालों की जो गुलामी हमारे पास है, ये तो उन्होंने क्या क्या किया ये तो है, लेकिन जब ये भारत को छोड़ कर जाएंगे उस समय कितना ये चूस कर भारत को जाएंगे। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये किस भारत को छोड़ कर जाएंगे। यही मैकाले कह रहा था कि हम इन्हें सिर्फ शरीर से तो भारतीय रहने दें, लेकिन मन से अंग्रेज बना लें। और मन से अंग्रेज तभी बनाएंगे जब आप इनके मानसिक स्तर को नीचे लाएंगे। जब तक इन्हें अपनी संस्कृति पे गर्व होता रहेगा तब तक तो ये कभी नहीं आएंगे। तो ऐसा क्यों ना करें कि इनकी संस्कृति का जो आधार है, जो इनके वैज्ञानिक शास्त्र हैं, अध्ययन अध्यापन जो शिक्षक हैं, उन पे कुठाराघात किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने उन पर कुठाराघात करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने हमारे यहाँ की जो अध्ययन प्रणाली है उसको ही अलग कर दिया। हमारे यहाँ की अध्ययन प्रणाली होती थी कि गुरु विद्यार्थी को आमने सामने लेकर प्रकृति के पास बैठकर पढ़ते थे। कौन सी प्रकृति? मंदिर। मंदिर भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे, वो शक्ति के प्रतीक थे, ज्ञान के प्रतीक थे और सामाजिकता के प्रतीक थे। हर पंचायत में एक मंदिर होता था, मंदिर का विशाल प्रांगण होता था और वहाँ शिक्षा दी जाती थी, समाजीकरण होता था, तालाब बने होते थे, कुएं बने होते थे, उद्यान होते थे। ऐसी जहाँ पर अच्छी हवा बहती हो, ऐसा जहाँ का शांत वातावरण हो, वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक अंग्रेज़ों के उलट हमारे यहाँ जो शिक्षा थी उनके यहाँ उलट शिक्षा थी। उनके यहाँ सिर्फ शिक्षा दी जाती थी, उनके यहाँ बोला जाता था फिलॉसफी, पीएचडी। आज भी पीएचडी का मतलब क्या है? फिलॉसफी। अगर हम साइंस में पढ़ रहे हैं तो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी चीज़ नहीं थी। हमारे यहाँ हर विषय को लेकर पढ़ाई होती थी। विज्ञान, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो भौतिकी हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो तर्क का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो। और आयुर्वेद में भी पशुओं का विज्ञान अलग होता था। पशु शास्त्र हमारे यहाँ अलग होते थे। अश्व शास्त्र लिखे गए, हस्ती शास्त्र लिखे गए, हमारे गौ शास्त्र लिखे गए, हमारे यहाँ पशुपालन को लेकर भी पूरा शास्त्र लिखा गया यहाँ पर। तो एक एक विषय की जानकारी के यहाँ पर शास्त्र लिखे गए। ये 18वीं सदी जब अंग्रेज आए, जबकि अंग्रेज़ों के यहाँ ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। बस एक भारी कमी हमारे अंदर क्या हो गई थी, वो कमी क्या कहूँ, मतलब ज़्यादा लिहाज करना भी ख़राब हो जाता है। तो हम भारतीय जो हैं वो ज़्यादा लिहाज करने लग गए थे, अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते थे। और इस मामलों में अंग्रेज़ बड़े कुशल थे, उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त, अंग्रेज़ों को कुशल बनिया कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थीं। ये अब इनका केंद्र गुरुकुल, और गुरुकुल कहाँ होते थे? तो ये मंदिर में होते थे, उद्यानों में होते थे। और ये कैसे चलते थे? तो पंचायतों से चलते थे, राजाओं के दान पे चलते थे। क्योंकि आपको जब भी प्रयोग करना होता है तो एक शांत माहौल तो चाहिए ही। जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि विज्ञान के रिसर्च में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पश्चिम अपने GDP का 1, 2, 3% खर्च क्यों कर रहा है? इसीलिए खर्च कर रहा है। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी R&D जो था वो बहुत था। आज की अगर अपने GDP से देखें तो हर छोटा सा गाँव या राज्य जो होता था वो प्रयोग पर पैसे खर्च करता था, क्योंकि बिना प्रयोग के तो आपके पास चीज़ें आएंगी नहीं।
क्यों इतने आयुर्वेद में हम आगे बढ़े हुए थे? आयुर्वेद में हम इतने आगे बढ़े हुए थे कि शल्य चिकित्सा पे एक पूरा शास्त्र हमारा था। और गुरुकुल में दक्षिण भारत का जो एक प्रदेश है, कर्नाटक, धारवाड़ का, बेल्लारी का, वो जो प्रदेश होता था वो शल्य चिकित्सा में आ गई था। उसी तरीके से कांगड़ा, हिमाचल का जो हिस्सा था वो भी आयुर्वेद में आगे था। हमारे यहाँ एक एक तरीके से, जैसे आज हम बोलते हैं कि ये आई स्पेशलिस्ट हैं, ये बोन विशेषज्ञ हैं, ये गायनो में हैं, इस तरीके से हमारे यहाँ भी हर क्षेत्र में गुरुकुल अलग अलग तरह के विशेषज्ञ पैदा कर रहे थे। एक तो वो हो गया जिससे विषयों की जानकारी होती थी, करीब करीब सारे विषयों की, और उसके बाद हर विषय का एक विशेषज्ञ अलग होता था। आज हम कह सकते हैं कि विशेषज्ञ ये विशेषज्ञ है। तो गुरुकुल ने हर विषय का विशेषज्ञ पैदा किया और हर विषयों की काम लायक जानकारी भी दी गई। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारे अंदर विशेषकर रोज़गार, आज हम रोज़गार को लेकर बहुत हल्ला कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी यही हाल हुआ था, रोज़गार की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। हालांकि हमारे देश में एक और अच्छी बात थी कि कहावत थी कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार और सबसे नीच है नौकरी। अंग्रेज़ों ने सीधे उल्टा कर दिया, सरकारी नौकरी को पहले ले आए, व्यापार को दूसरे पे ले आए और कृषि को नीच बना दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों की देन है। ऐसी शिक्षा उन्होंने दी कि हम अपनी कृषि को नीच मानने लग गए और मानने लग गए कि ये तो हीन होता है। और सरकारी नौकरी भी कैसी? क्लर्क बनने की नौकरी, चपरासी बनने की नौकरी, सूबेदार मेजर बनने की नौकरी। याद रखिए, इससे ऊपर हम नहीं बन पाते थे। लेकिन गुरुकुल का जो एक उन्होंने की व्यवस्था बनी हुई थी कि हर विषय में एक विशेषज्ञ होता था और करीब करीब 5-6 विषयों की उसको इतनी जानकारी होती थी, क्योंकि जीवन में हर विषय की ज़रूरत कभी न कभी पड़ती है। तो एक सार्वभौम शिक्षा का केंद्र गुरुकुल होता था। वो तोता रटंत नहीं होता था। शिल्प कला की हर विद्यार्थी को शिक्षा दी गई थी कि वो करीब 10वीं से लेकर 12वीं तक आर्थिक रूप से अपने पैर पर जरूर खड़ा हो जाए और वो गुलाम ना बने। शिल्प कला इसीलिए सिखाई जाती थी हर बच्चे को, तो वो कोई काम करने में हिचकता नहीं था और शर्म नहीं आती थी, गिलानी नहीं हो सकता। इसलिए इस देश में बेरोजगारी नहीं थी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा ने ही इस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी शुरू की। अंग्रेजी शिक्षा ने ही इस देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी शुरू की। तो बेरोजगारी की जो शुरुआत होती है बड़े पैमाने पर, वो अंग्रेजी शिक्षा के कारण होती है। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ निकल कर आ रही है जो हम भारतीयों को जानना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे जो स्तंभ थे, शिक्षा के जो केंद्र थे, इस पर इन्होंने कुठाराघात किया। आर्थिक रूप से गांव में इतनी ज़्यादा कर लगाने लग गए कि वो गांव वाले पैसे क्या बचाएंगे और क्या गुरुकुल को वो पैसे देंगे। तो इस तरीके से गुरुकुल की आर्थिक स्थिति को, गुरुकुल की रीढ़ को इन्होंने तोड़ा, इन्होंने अर्थ को तोड़ा और सारा कर संग्रह, अधिकतर से अधिकतर कर संग्रह ये लोग लेने लग गए। यहाँ से 18वीं सदी के मध्य में करीब करीब 1830-35 में स्थिति हम लोगों की खराब होनी शुरू हो गई थी शिक्षा की, अंग्रेज़ों के कारण। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि कैसे कुछ और अंग्रेज कुत्सित इतिहासकार तथा कथित विद्वान भारत के बारे में क्या अपनी घटिया मानसिकता रहते थे, और कुछ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनकी मानसिकता भारत के बारे में बहुत अच्छी थी।